हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर हिंदी देव सर पर। तो दोस्तों हमारे चैनल पर टीजीटी पीजीटी की फुल तैयारी चल रही है। यहाँ पर देखिए बेसिक की वीडियो क्रम से आपको दिए गए हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट भी कराया गया है, साथ में यहाँ पर मॉडल पेपर भी आपको डेली दिए जा रहे हैं। तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों हिंदी साहित्य की बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। ऐप की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या तो आप लोग प्ले स्टोर से डायरेक्ट सर्च करके आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको कुछ फ्री पीडीएफ भी हैं, कुछ फ्री वीडियो भी हैं और कुछ पीडीएफ के लिए यहां पर आपके पैसे भी रखे गए हैं, बहुत ही कम अमाउंट में रखे गए हैं। यहां पर देख सकते हैं जो हिंदी साहित्य की ये आपकी पीडीएफ है, कंप्लीट आपकी थ्योरी है, 700 प्लस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। पिछली बार जब एग्जाम हुआ था तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे और हमारी जो पीडीएफ है बिल्कुल अलग है। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी पॉइंट आपका पूछा जा सकता है या पिछली बार पूछा गया है, उन हर एक पॉइंट को यहाँ पर देखिए हाईलाइट कर दिया गया है। और इतना जितना हाईलाइट किया गया है, इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में कोई भी मॉडल पेपर हो या कोई भी क्वेश्चन हो, यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट जितना आपको यहाँ पर समझाया गया है, उसको अगर आप रट लेते हैं तो समझिए कि आपकी जो हिंदी साहित्य पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और इस पीडीएफ में हर एक टॉपिक कंप्लीट किया गया है, चाहे वो आपका कहानी हो या आपका उपन्यासकार हो या मतलब आपका संस्मरण हो, हर एक चीज़ को यहाँ पर लिया गया है और बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से लिया गया है। हिंदी साहित्य का जो आपका इतिहास है, छायावादी, शुक्ल, मतलब टोटल का टोटल यहाँ पर हिंदी साहित्य इसमें कंप्लीट आपकी है, थ्योरी भी है और आपकी 700 प्लस ऑब्जेक्टिव है। तो आप लोग इस पीडीएफ के माध्यम से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। मात्र 50 रुपये में ये पीडीएफ आपको है दोस्तों, है ना, जो कि बहुत ही कम अमाउंट में आपको दी जा रही है। तो आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तो उसे क्लिक करके ऐप डाउनलोड करिए और उसे पीडीएफ भी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कितना स्कोर जा रहा है आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रवासी के गीत किसकी रचना है। प्रवासी के गीत किसकी रचना है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा क्या, सी नंबर है। ये है आपके नरेंद्र शर्मा की है। किसकी है, नरेंद्र शर्मा की है, जो कि एक काव्य कृति है, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है कामायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या है। तो देखिए कामायनी के प्रथम सर्ग, सबसे पहले बात आती है कि कामायनी में कितने सर्ग हैं, तो आप कहेंगे 15 सर्ग हैं। जयशंकर प्रसाद के द्वारा आपका ही एक महाकाव्य है। तो इसमें से 2-3 चीजें याद रखना है। जैसे पहला सर्ग में से क्या है, तो आप कहेंगे चिंता। क्या कहेंगे, पहला सर्ग जो है वो चिंता है। दूसरा सर्ग जो आपका है वो आशा है, ठीक है ना। तीसरा जो आपका है वो श्रद्धा है, ठीक है। और यहाँ पर जो लज्जा है ये आपका 6 नंबर का है। तो इसमें से आपको क्या याद रखना है, पहला, दूसरा, तीसरा तो याद ही रखना है। और इसके बाद 14 नंबर याद रखना है। 14 नंबर जो आपका है वो रहस्य है और 15वां नंबर है आपका आनंद, ठीक है, आनंद। तो इसमें से क्या है कि ये 4-5 चीजें आपको याद रखना है, ये सर्ग आपको याद रखने का, चिंता, आशा, श्रद्धा और 15 नंबर का आनंद, है ना। क्योंकि एग्जामिनर पूछेगा या तो पहला पूछेगा, दूसरा पूछ सकता है, तीसरा पूछ सकता है, या तो अंत से पूछेगा कि अंत में यहाँ पर कहेगा 13 नंबर में बताइए कौन है, 14 नंबर में कौन सा सर्ग है, 15वें में। तो 13 पूछता है तो दर्शन बताना है, 14 पूछे तो आपको रहस्य बताना है, 15 पूछे तो आपको आनंद बताना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या है कि प्राकृतिक पर्यवेक्षण, प्रेम चित्रण, काव्य गीत, लेकिन ब्रज भाषा में रचना, ये स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन बनेगा क्या, डी नंबर है, राइट हो जाएगा। जो स्वच्छंदतावाद है ये आधुनिक काल में छायावादी काव्य धारा है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है परिमल किस कवि की रचना है। परिमल किस कवि की रचना है, तो परिमल ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम रचना इनमें से कौन सी है। सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम रचना इनमें से कौन सी है, तो यहाँ पर याद रखिए गिरजे का घंटा, क्या बनेगा, यहाँ पर गिरजे का जो घंटा है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपके 1916 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी, तो आपके 1916 में प्रकाशित हुई थी। यहाँ पर जो पंत हैं वो प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निराला की बादल राग कविता का संबंध किससे है। निराला की एक रचना है बादल राग, इस कविता का जो संबंध है वो किससे है, तो प्रकृति के सौंदर्य से है। किससे है, प्रकृति के सौंदर्य से है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है 8वां सर्ग किसका नाटक है। 8वां सर्ग किसका नाटक है, तो ये है आपके सुरेंद्र वर्मा का है। किसका है, तो सुरेंद्र वर्मा इसका जो आंसर है, राइट हो जाएगा। इनके और भी नाटक हैं जैसे द्रौपदी, शकुंतला की अंगूठी, रति का कंगन। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक का चरित्र निम्नलिखित में से कौन सा है। चलिए, ध्रुव स्वामिनी नाटक का चरित्र निम्नलिखित में से कौन सा है, तो 8 का जो आंसर बनेगा यहाँ पर ये हो जाएगा रामगुप्त। क्या हो जाएगा, रामगुप्त इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है।
तो दोस्तों हमने एक वीडियो अपलोड किया था हिंदी में प्रथम, उससे अगर आप देख लेंगे तो हर एक वीडियो में 2-3 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। तो आप लोग देखिए यहीं पर प्ले लिस्ट में मिल जाएगा कि हिंदी में प्रथम कौन क्या है। बहुत ही अच्छा आपका वीडियो है, उसे आप देखेंगे, बहुत छोटा वीडियो है और उसमें बहुत अच्छा कंटेंट आपका है। तो जो भी पूछा जाता है हिंदी में प्रथम मौलिक नाटक क्या है, हिंदी का प्रथम कवि कौन है ना, महाकाव्य क्या, ये सब चीज़ आपको मिल जाएंगे। तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक इनमें से कौन हो जाएगा, तो आनंद रघुनंदन। क्या हो जाएगा, आनंद रघुनंदन, ये आपका आंसर हो जाएगा क्या, ये नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांतकार इनमें से हैं। हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांतकार 10 नंबर में ऑप्शन बनेगा सी, लोचन प्रसाद पांडे। क्या हो जाएगा, लोचन प्रसाद पांडे, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है। भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है। देखिए 11 का जो ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, भारत दुर्दशा। डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। भारत दुर्दशा में इन्होंने नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है। आगे बढ़िएगा कि हानुस नाटक के रचनाकार कौन है। चलिए हानुस, यहाँ पर जो आंसर आपका है 12 नंबर में ऑप्शन बनेगा सी नंबर, भीष्म साहनी। हानुस आप देखेंगे, हानुस वही है, या कबीर खड़ा बाजार में है ना, ये भीष्म साहनी के नाटक हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है। विश्वामित्र नाटक के लेखक इनमें से पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए उदय शंकर भट्ट। क्या हो जाएंगे, उदय शंकर भट्ट, यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उलट बासियाँ किसने लिखी हैं। उलट बासियाँ किसने लिखा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, कबीर। किसने लिखा है, कबीर ने लिखा है। उलट बासियाँ लिखने वाले कवि हैं कबीर दास हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत दिया गया है या कौन सा वाक्य गलत दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर देखिए 15 नंबर में जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा। कह रहा आपसे भाषा में खरापन है, कहीं कहीं भाषा गंवारू लगती है, साहित्यिक कोमलता है, भाषा में अक्खड़पन है। तो अक्खड़ है तो खरापन भी होगा, गंवारू भी होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन सी नंबर है यहाँ पर हो जाएगा। ये इनके आपका जो दिया गया है, जो आपको वाक्य गलत दिया है। विशिष्ट द्वैतावाद के प्रणेता इनमें से कौन से हैं। तो विशिष्ट कौन है, भगवान राम, है ना। क्या हो जाएगा, भगवान राम अर्थात रामानुजाचार्य। यहाँ पर 16 का ऑप्शन हो जाएगा रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतावाद। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से एक सही युग्म आपका है, सही युग्म इनमें से कौन सा है। चलिए 17 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैत होता है ना। निम्बकाचार्य यहाँ पर दिया गया है द्वैतवाद, तो ये एक दूसरे के क्या है, यहाँ से गलत हो गया, है ना। यहाँ पर देखिए वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद, ऑप्शन डी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है, यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, माधवाचार्य जो आपके हैं वो द्वैतवाद में आते हैं, माधवाचार्य जो आपके हैं वो द्वैतवाद में आते हैं, अद्वैतवाद में शंकराचार्य आते हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। यह आचार्य की उक्ति है, कौन से आचार्य की है, कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आंसर सी बनेगा। कोई मॉडल पेपर आपको कठिन भी लगेगा, कोई सरल लगेगा। एग्जाम में भी कोई क्वेश्चन मतलब किसी वर्ष का पेपर कठिन होता है और किसी का सरल भी होता है। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक इनमें से कौन है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो आंसर होगा बी नंबर है, अध्यापक पूर्ण सिंह, है ना। क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूर्ण सिंह इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य के भ्रमर गीत के संदर्भ में संवेदना और शिल्प की दृष्टि से कौन सा तथ्य सही नहीं है। सूर्य के भ्रमर गीत के संदर्भ में संवेदना और शिल्प की दृष्टि से कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो 20 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, याद रखिए क्रूरता। क्या है, क्रूरता ये नहीं है, भावुकता है, वक्रता है, वायुदिकता है, लेकिन क्रूरता नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति काव्य का कवि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति काव्य का कवि नहीं है। यहाँ पर देखिए तो आपका जवाब हो जाएगा सुंदरदास। सुंदरदास ही कृष्ण भक्ति से आपके नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि ध्रुव चरित्र के रचयिता कौन है। ध्रुव चरित्र के रचयिता पूछा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा नरोत्तम दास। क्या हो जाएगा, नरोत्तम दास। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 84 वैष्णवन की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है। चलिए 84 वैष्णवन की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है। तो 23 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, बल्लभ संप्रदाय से है। किससे है, बल्लभ संप्रदाय इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की है। तुलसी की भक्ति भावना है दास से। कैसी है, दास से, ऑप्शन सी बनेगा। अगला अवधी और ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन है। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा बी नंबर, तुलसीदास। इन्होंने अवधी भाषा में और ब्रजभाषा दोनों में ही रचना किया है। अगला रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। तो राम कहाँ से, अयोध्या से। अयोध्या से, तो अयोध्या में क्या है, अवधी हो जाएगा, सी नंबर। चंद्रायन किस कवि की रचना है। चंद्रायन किस कवि की रचना है। देखिए अब आपको सरल मिल रहे हैं।
चंद्रायन जो है ये किस कवि की रचना है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मुल्ला दाऊद, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी, अर्थात यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या? सी नंबर है, अवधी भाषा में है। अगला है अमिट रेखाएं संस्मरण के रेखा चित्र, यहाँ पर बताइए अमिट रेखाएं संस्मरण के रेखा चित्रकार इनमें से यहाँ पर कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, सत्यवती मल्लिक। सत्यवती मल्लिक, इसको ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है गेहूं और गुलाब की रचना किस विधा में की गई है? गेहूं और गुलाब की रचना किस विधा में की गई है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर उपन्यास है, नाटक है, यहाँ पर कहानी है, किस विधा की है भाई? 30 नंबर का जवाब देना है। ये जो आपकी है रेखा चित्र है, क्या गेहूं और गुलाब जो है ये रेखा चित्र है, याद रखिए रेखा चित्र है। तो यहाँ पर इनमें से हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं दोस्तों, याद रखिए रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा ये लिखा गया रेखा चित्र संस्मरण है। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतबद्ध परंपरा में है? रीतबद्ध परंपरा में ये कवि है दोस्तों मतिराम, ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर सी नंबर है। और भी कवि हैं है ना रीतबद्ध में, जैसे चिंतामणि भूषण, जसवंत सिंह सुखदेव, ये आपके आते हैं। यहाँ पर जो बिहारी हैं, बिहारी है ना, ये रीत सिद्ध से हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि घनानंद किस वर्ग के कवि आपके हैं? घनानंद, अब घनानंद बोधा ठाकुर ये रीत मुक्त में आते हैं, ठीक है, घनानंद बोधा ठाकुर ये आपके रीत मुक्त में आएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर है। अगला है रीत काल को श्रृंगार काल का जो संज्ञा दिया है, या रीत काल को श्रृंगार काल जो कहा है वो किसने कहा है? 33 का जो ऑप्शन है यहाँ पर भी हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ मिश्र, आचार्य विश्वनाथ मिश्र, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है रीत काल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन करिएगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सी विशेषता गलत है। यहाँ पर रीत काल में अलंकरण की प्रधानता की गई है, रीत काल में अलंकरण की प्रधानता ये सही है। रीत काल की प्रमुख भाषा ब्रजभाषा है, रीत काल में प्रकृति का अवलंबन रूप वर्णन किया गया है, ये क्या बात सही है क्या भाई? यहाँ पर सी नंबर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी नंबर आपका जो है ये आपका गलत दिया गया है, ये विशेषता जो आपकी है दोस्तों ये गलत दिया गया है। याद रखिएगा कि रीत काल में आलंबन रूपी में प्रकृति का चित्रण नहीं हुआ है, इसमें हुआ है कि रीतकालीन कवियों ने प्रकृति का चित्रण उद्दीपन और अलंकृत रूपों में किया है। किसमें? उद्दीपन यहाँ पर होगा, आलंबन नहीं होगा, उद्दीपन होगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा कि बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई है, जिसके टीकाकार कौन है? बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई है, जिसके टीकाकार में से कौन है? तो यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा आनंद लाल शर्मा, ऑप्शन बनेगा ए नंबर है आनंद लाल शर्मा, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। ये आपके रीत काल के कवि हैं। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यार आपसे राहुल सक्रेत्यान की आत्मकथा का नाम क्या है? राहुल सक्रेत्यान की आत्मकथा का नाम है यहाँ पर आपका मेरी जीवन यात्रा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है बकरी विलाप किसकी काव्यकृति है? डेली आपको मिल रहा है मॉडल पेपर में, बकरी विलाप किसकी काव्यकृति है? तो बकरी विलाप है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है नील कुसुम किसका काव्य संग्रह है? नील कुसुम किसका काव्य संग्रह है? तो ये दिनकर जी का है। किसका है? तो आपके दिनकर का है, रामधारी सिंह दिनकर का ये काव्य संग्रह है, ये 1955 में प्रकाशित हुआ था। यहाँ पर दिया गया है कि हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? चलिए, हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले जो लिखा हिंदी में वो किसने लिखा था? तो ये गरसा दत्तासी, ऑप्शन सी बनेगा। अगला, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था किस भाषा में? तो ये लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। किस भाषा में? तो आपकी फ्रेंच भाषा में लिखा गया था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा जॉर्ज गियर्सन। क्या हो जाएगा? जॉर्ज गियर्सन, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है। यहाँ पर देखिए इनमें से कौन जीवनी नहीं है। चलिए 42 नंबर में देखो, आवारा मसीहा भी है, कलम का सिपाही भी है, ठीक है। यहाँ पर अन्य से अनन्या ये जीवनी नहीं है, ये जीवनी नहीं है, ये आत्मकथा है। ये क्या है? आत्मकथा है, याद रखिए आत्मकथा है। प्रभा खेतान ने लिखा है, किसने? प्रभा खेतान ने लिखा है। आगे बढ़िएगा कि कौन रसवादी आलोचक कहे जाते हैं? कौन रसवादी आलोचक कहे जाते हैं? तो ये आपके हैं बी नंबर डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर नागेंद्र, इसको ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम पूछा गया है दोस्तों। 44 को ऑप्शन बी हो जाएगा पृथ्वीराज राशि, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध कवि सरहपा की रचना का नाम बताइए। सिद्ध कवि सरहपा की रचना इनमें से कौन सी है? तो ये दोस्तों यहाँ पर दोहा कोश, क्या हो जाएगा? दोहा कोश, ये सिद्ध कवि सरहपा की रचना है। और सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, याद रखिएगा कि सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ये सब पॉइंट को नोट करते चलिए भाई।
यहाँ पर देखो दिया गया है कि सिद्धों के प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा ये शब्द जो है ये क्या है दोस्तों। यहाँ पर आंसर बनेगा सी नंबर है, सिद्ध प्राप्ति हित स्त्री संसर्ग। क्या है, सिद्ध प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग, ये इसका अभिप्राय होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। हम अपनी भाषा में कहें तो कहें कि हिंदी के सिद्धों का जो संबंध है बौद्ध धर्म की व्रजयान शाखा से है, जिसमें महामुद्रा को व्याख्यात करते हुए कहा गया है कि तांत्रिक उपासना में वह साधना सिद्ध योगिनी जिसे साधक अपनी सहचारी बनाकर साधना करता है। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार पूछा गया है। 47 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 47 का ऑप्शन बनेगा सी, मतेंद्रनाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतेंद्रनाथ ये कौशल निर्णय के रचनाकार हैं और इस पुस्तक का जो संपादक हैं वो आपके हैं प्रबोध चंद्र बागची। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जस दरास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी लर जने, जब शहादत लेते हिमगिर की चट्टानों लगी गरजने, तब जाग उठे शेर बब्बर पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बल देवी पर लहू पुकार उठा था। ये पंक्तियों में से कौन सा काव्य गुण व्यंजित हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर 48 नंबर में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका हो जाएगा वीर रस से संबंधित है और वीर रस में होता है क्या, ओज गुण होता है। क्या, ओज गुण होता है। वीर रस से संबंधित जो होता है तो आपका ओज होता है, बी नंबर बनेगा। अगला, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है। अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है दोस्तों। यहाँ पर जवाब हो जाएगा डी नंबर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है, सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है। सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरम, इनमें से कौन सा काव्य दोष है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका अधिक पदत्व। क्या है, अधिक पदत्व है, ऑप्शन ए बनेगा। अगला है, हिंदी में आ कविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है। हिंदी में आ कविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जगदीश चतुर्वेदी। आंसर सी, जगदीश चतुर्वेदी, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला है, नए इलाके में किसकी काव्य कृति है। नए इलाके में ये किसकी काव्य कृति है। यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, अरुण कमल की है। किसकी है, अरुण कमल, इसका जो आंसर है डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नांकित में से कौन सा काव्य संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ का नहीं है। कौन सा काव्य संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ का नहीं है। 53 नंबर में ऑप्शन सी, सीढ़ियों पर धूप। क्या हो जाएगा, सीढ़ियों पर धूप, इसका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर है, ये आपका कह सकते हैं अज्ञे जी का नहीं है। तो बात आती है कि है किसका, तो ये है रघुवीर सहाय का काव्य संग्रह है। किसका है, रघुवीर सहाय का है, रघुवीर सहाय का है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ का नहीं है। तो चलिए बताइएगा कौन सा काव्य संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ का नहीं है। 54 नंबर की अगर बात किया जाए तो आंसर क्या बनेगा। यहाँ पर देखिए, हरी घास पर क्षण भर इंद्रधनुष रौंदे हुए इत्यलम भूरी भूरी खाक धूल। यहाँ पर देखिए आंसर मिल गया है, भूरी भूरी खाक धूल गजानन माधव मुक्तिबोध का है। किसका है, गजानन माधव मुक्तिबोध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किनका संबंध रामधारी दिनकर से है। चलिए, रामधारी दिनकर का जो संबंध है वो किससे किससे है। कामाध्यात्मक की समस्या, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ और युद्ध दर्शन, ये आपके रामधारी दिनकर से संबंधित है। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा 1 2 3, इसका आंसर है राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर देखा जाए जो आपका सुधारवाद है, ठीक है, ये सुधारवाद इसके अंतर्गत में आपका नहीं आता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर प्रेमचंद की कहानी ईदगाह में हामिद की दादी का नाम क्या था भाई। हमने बताया था प्रेमचंद के बारे में जितना ज़्यादा पढ़ लेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पर बेस्ट रहेगा। तो चलिए बताइएगा कि प्रेमचंद की कहानी ईदगाह में हामिद की दादी का नाम 56 नंबर में ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए, 56 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। याद रखिए, अमीना नाम था। क्या नाम था भाई, अमीना। याद रखिए, दादी का नाम अमीना था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत नहीं है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा यहाँ पर नहीं है। चलिए यहाँ पर बताना है। तो देखिए, यहाँ पर सुखमय जीवन है, बुद्धू का कांटा है उसने कहा था, है ना। यहाँ पर 57 नंबर का जो ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर सी वाला 11 वर्ष का समय, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। तो ये 11 वर्ष का समय है किसकी दोस्तों, इस कहानी के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। क्या है, रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला है, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कौन सी कहानी संग्रह नहीं है। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कौन सी कहानी संग्रह नहीं है। 58 की अगर बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पर नीलम देश की कन्या, पाजेय, वातायन है, लेकिन इंसान के खंडहर नहीं है। याद रखिए, इंसान के खंडहर ये आपके जैनेन्द्र कुमार के द्वारा नहीं है दोस्तों, ये है आपके मोहन राकेश। इसके कहानीकार है कौन है, मोहन राकेश। इंसान के खंडहर मोहन राकेश का है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है।
बुद्धों का कांटा कहानी के लेखक इनमें से कौन बनेंगे? तो यहाँ पर देखिए 59 का जो ऑप्शन है, यहाँ पर 59 का जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। इनकी 2 अन्य कहानियां हैं, उसने कहा था और सुखमय जीवन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दुलाई वाली किस विधा की रचना है? दुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो ये रचना आपकी कहानी, अर्थात जो ऑप्शन है यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा कि दुलाई वाली जो है ये कहानी है ना, ये बंग महिला द्वारा लिखी गई प्रारंभिक हिंदी कहानी है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1907 है। महावीर साध द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, रंग में भंग नामक काव्यकृति के रचयिता कौन है? रंग में भंग नामक काव्यकृति के रचयिता इनमें से पूछा गया है। यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं मिलती है? तो इसमें जो नहीं मिलती है दोस्तों, काव्यात्मकता जो है ये आपकी नहीं मिलती है। इसमें गद्यात्मकता है, वैचारिकता है और इतवृत्तात्मकता मिलती है, लेकिन बी नंबर यहाँ पर नहीं मिलेगी। अगला है, अमृतलाल नागर ने अपने किस उपन्यास में दहेज समस्या की ओर संकेत किया है? अमृतलाल नागर ने अपने किस उपन्यास में दहेज समस्या की ओर संकेत किया है? तो 63 का जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा, अग्निगर्भा। याद रखिए कि अग्निगर्भा यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा 63 नंबर में। ठीक है, अमृतलाल नागर द्वारा लिखित उपन्यास अग्निगर्भा में दहेज समस्या की ओर संकेत किया गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जयनेंद्र कुमार के किस उपन्यास पर फीचर फिल्म बनी है? चलिए, जयनेंद्र कुमार के किस उपन्यास पर फीचर फिल्म बनी है? 64 का ऑप्शन जो बनेगा बी, त्यागपत्र। दोस्तों क्या हो जाएगा? याद रखिए त्यागपत्र इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, त्यागपत्र पर फीचर फिल्म बनी है जिसका नाम भी त्यागपत्र ही रखा गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मृणाल की किस उपन्यास के स्त्री चरित्र का नाम है? मृणाल किस उपन्यास के स्त्री चरित्र का नाम है? यहाँ पर देखिए 65 का जो ऑप्शन है, यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? आंसर 65 नंबर में बनेगा दोस्तों सी नंबर, त्यागपत्र हो जाएगा। मृणाल किस उपन्यास की स्त्री? तो दोस्तों याद रखिए या त्यागपत्र। अब यहाँ पर सेवा सदन में जो सुमन है, सेवा सदन में दोस्तों स्त्री पात्र आपका सुमन है। ठीक है, इसमें स्त्री कौन है? सुमन आपकी है। गोदान में स्त्री कौन है? तो स्त्री पात्र आपकी धनिया, हमने पढ़ाया भी था, गोदान में धनिया। और शेखर जीवनी में स्त्री पात्र शशि। ठीक है, क्या हो जाएंगे? शशि हो जाएंगे, याद रहेगा। आगे बढ़िए, मैला आंचल में किस गाँव की जीवन गाथा दी गई है? मैला आंचल दोस्तों फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा ये उपन्यास है। मेरीगंज गांव पड़ता है दोस्तों, वहां का वर्णन किया गया है, बिहार राज्य में पड़ता है, पूर्णिया जिले में, और यह हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास भी है। तो कितने क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, बन सकते हैं। तो मेरीगंज जो कि बिहार के पूर्णिया जिले में पड़ता है दोस्तों, और यह हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा रचित नहीं है? कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा रचित नहीं है? यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो राइट हो जाएगा, पूर्वापर। दोस्तों ये यशपाल के द्वारा नहीं रचित है, पूर्वापर ये रमेश चंद्र शाह के द्वारा रचित उपन्यास है। याद रखिए ये रमेश चंद्र शाह द्वारा रचित उपन्यास है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, टोपी शुक्ला के लेखक इनमें से कौन है? टोपी शुक्ला के लेखक इनमें से कौन बनेंगे? 68 नंबर की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर टोपी शुक्ला के लेखक है राही मासूम रजा। ऑप्शन बी हो जाएगा, राही मासूम रजा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर साध द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से हैं। कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। कबीरदास काशी से थे, सूरदास मथुरा, महावीर साध द्विवेदी रायबरेली, प्रेमचंद वाराणसी से और हरिवंश राय बच्चन इलाहाबाद से, ये सभी उत्तर प्रदेश से हैं। अगला दिया है, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? तो देखिए यहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है, कन्नौजी, अवधी, लेकिन पहाड़ी नहीं बोली जाती है। हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? तो आप कहेंगे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में यहाँ पर देखिए कन्नौजी, भोजपुरी, ब्रज, लेकिन यहाँ की मेवाती आपकी नहीं है। ठीक है, राजस्थान की है। अगला है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? चलिए, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को जो मान्यता मिली ये कब मिली थी? तो आपकी 14 सितंबर 1949, ऑप्शन ए बनेगा। अगला है, हिंदी खड़ी बोली की सब से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली की सब से विकसित हुई है दोस्तों, यहाँ पर जवाब हो जाएगा सौर से अपभ्रंश, बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है, किस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है और उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? फिर से पढ़िए कि जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है, अर्थात ये किस में आएगा? ये जो आपका आता है दोस्तों आपके काकल्य में आता है। ठीक है, काकल्य मतलब होता है हा, जो होता है हा को बोलते हैं काकल्य। ठीक है, और यही एकमात्र आपका है दोस्तों जिसमें हकार ध्वनि निकलती है और वर्णमाला में एक ही आपका अक्षर है हा, जो कि बोलते हैं इसे काकल्य। अगला है, ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है?
ला और सा का उच्चारण जो होता है वो किससे होता है? तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा ला और सा का उच्चारण मिलेगा आपके ऑप्शन बी आपके दंत में। अगला क्वेश्चन है कि स्वरों का जो उच्चारण होता है कैसे करते हैं? क्योंकि स्वर तो स्वतंत्र होते हैं, तो इनका उच्चारण होता है दोस्तों बिना किसी की सहायता से दोस्तों, है ना। स्वरों का उच्चारण होता है बिना किसी की सहायता से, स्वतंत्र होते हैं तो बिना किसी की सहायता से। अगला है भूरी भरे अति शोभित श्याम, जू तैसी बनी सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पर पैंजनी बाज पीरी कचोटी। मतलब कृष्ण भगवान के बारे में दिया गया है। और जब ऐसा होता है दोस्तों आपका रस मालूम है कि यहाँ पर हो जाता है क्या? वात्सल रस होता है सी नंबर। अगला रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आरंभ निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता है? तो देखिए भक्ति रस में दोस्तों देवता है, गुरुजन है, ईश्वर है, लेकिन पुत्र नहीं होगा, बी नंबर। अगला है हाहाकार हुआ क्रंदन में, कठिन वज्र होते थे चूर। ये जब बात हो रही है जब कुंभकर्ण जगा था और युद्ध के मैदान में आया था, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में क्या होता है? भयानक। दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है बन बिताल रवि शशि दिया, फल भख सलिल प्रवाह, अवनि सेज पंखा पवन, अब ना कछु परवाह। इसमें से रस कौन सा है? 81 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका शांत रस। इसमें शांत रस है। अगला है किस रस में प्रायः किसी असाधारण या अस्वाभाविक बात का वर्णन होता है? तो किस रस में प्रायः किसी असाधारण व अस्वाभाविक बात का वर्णन मिलेगा? यहाँ पर 82 नंबर का जो ऑप्शन डी हो जाएगा अद्भुत रस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक और मृग ही, एक और अजगर ही लखी, एक और मृग राय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए, है ना। तो ऐसी स्थिति जब आ जाती है, दोनों तरफ क्या होती हैं? दिक्कतें होती हैं। और जब दोनों की तरफ समस्या हो तो दोस्तों ऐसी स्थिति में भयानक की स्थिति होती है। ऑप्शन यहाँ पर बनेगा क्या? यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। एक और अजगर है और दूसरी तरफ क्या है? शेर है दोस्तों। तो राहगीर क्या हो गया? डर कर मूर्छित हो गया, बी नंबर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? शब्दालंकार की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए श्लेष यमक अनुप्रास तो है, लेकिन अत्सयुक्त आपका नहीं है। तो 84 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर सी नंबर है। अत्सयुक्त अलंकार आपके अर्थ अलंकार का भेद है दोस्तों, ये शब्द का नहीं है। अगला है बिन पद चले सुनय बिन काना, कर बिन कर्म करे विदिनाना। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 85 का ऑप्शन डी हो जाएगा विभावना है। क्या है? विभावना अलंकार है। अगला है गोरे मुख पर श्याम तिल लागत अति अभिराम, मानव चंद बिछाई के पौढ़े सालग्राम। इसमें से कौन सा अलंकार है? 86 नंबर में। तो इसमें दोस्तों आपका है मानव हूं, और मानव होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, ये नंबर है। अगला है किस छंद में 28 मात्राएं होती हैं और यदि 16 और 12 मात्रा पर होती है? डेली आपको पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका हरि गीत का, ठीक है। अगर 26 होता तो आप गीत का कहते हैं और 28 है तो हरि गीत का। सोरठा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सोरठा होता है दोहा का उल्टा, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, आंसर हो जाएगा 11, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया है निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो रावणी रथी वीरथ रघुवीरा, देख विभीषण उभय अधीरा, अधिक प्रीत मन भा संदेहा, बंदी चरण का सहित स्नेहा। यहाँ पर जो आपका छंद है 89 नंबर में, वो ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर आपका ये नंबर, ये चौपाई है। यहाँ पर क्या है? चौपाई है, मात्रा लगाना है तो लगा सकते हैं। यहाँ पर डबल सिंगल सिंगल सिंगल, है ना, फिर डबल सिंगल 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 डबल डबल, ठीक है। मात्रा गिनिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, देखिए 16 निकला है मात्रा, है ना। और यहाँ पर हो गया चौपाई। अगला क्वेश्चन है पो धनन किस सर्वसंधि का है? तो पो धनन पवन, ये आता है कि इसमें अयादि संधि में भी हो जाएगा। हमने बताया था संधि के ट्रिक में कि ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो अयादि संधि होती है। अगला है विपद धनजाल, विपद जाल में कौन सी संधि है? यहाँ पर देखिए आधा ये आपका दिया गया है डैश, अर्थात ये व्यंजन संधि है। महेंद्र में एक ही मात्रा है, अर्थात ये गुण संधि है, तो यहाँ पर बनेगा क्या? महाधन इंद्र बनेगा। और महाधन इंद्र कौन सा है? तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। राज दरबार में कौन सा समास है? तो राजा का दरबार, और का शब्द होता है विभक्ति वाले में, और विभक्ति वाला समास होता है तत्पुरुष समास, ठीक है। आगे बढ़िएगा कि यथा संभव में कौन सा समास है? यथा संभव में समास, यथा होता है अव्यय और अव्यय होता है उपसर्ग, और उपसर्ग वाला समास होता है आपका अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन दिया गया है चिराग तले अंधेरा, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। चिराग तले अंधेरा मतलब होता है अपने आसपास तो होगा नहीं, यहाँ पर निकट के दोस्त को न देख पाना, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है आसमान से गिरा खजूर पर अटका, लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या है? तो भैया एक मुसीबत से छूटा था, दूसरी मुसीबत आ गई, ये तो होगा ना। एक नई मुसीबत में पड़ना, ऑप्शन बी बनेगा। अगला है किनारे लगना मुहावरे का अर्थ में से क्या है? किनारे लगना मतलब होता है किसी कार्य का समाप्त होना, ऑप्शन यहाँ पर नंबर इसका राइट हो जाएगा। नदी लहर ये डूबना तो होगा ही नहीं होगा। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तद्भव है? धरती, दीपावली, नेवला, नाच। चलिए 98 नंबर में यहाँ पर दोस्तों बताना है तद्भव नहीं है, तो दीपावली दोस्तों तद्भव नहीं है, ये तत्सम है। अगर दिवाली होता तो दिवाली शब्द ये तद्भव हो जाता जो कि अशुद्ध होता है, ये दीपावली ही शुद्ध होता है, और शुद्ध होता है तो वो संस्कृत का होता है, अर्थात ये तत्सम शब्द है।
अगला है संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है क्या, संस्कृत के मध्य ये अर्ध तत्सम होते हैं, ना ही संस्कृत होते हैं ना ही हिंदी, ये अर्ध तत्सम आते हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम है? माँ, मछली, केला और अमूल्य। आधा अक्षर दिया गया है, 100 को ऑप्शन डी हो जाएगा, अमूल्य जो आपका है तत्सम है। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन क्या होगा? अनिश्चयवाचक होना चाहिए सर्वनाम, अपादान भी होना चाहिए बहुवचन। यहाँ पर आंसर जो आपका है किन्हीं से जो आपका आंसर ऐसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया बताना है। प्रेरणार्थक क्रिया समझना, बुलवाना, वाना शब्द आ गया है ना, बुलाना आना प्रथम प्रेरणार्थक है, वाना शब्द होता है तो द्वितीय प्रेरणार्थक है, तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है मध्य पुरुष का यहाँ पर कौन सा उदाहरण है? तो यहाँ पर देखिए तुम जो होता है ये मध्य पुरुष में होता है। अगला है स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, और यहाँ पर वृक्षों के नाम, यहाँ पर वृक्षों के नाम या नक्षत्रों के नाम, नक्षत्र के नाम होते हैं जो आपकी स्त्रीलिंग में होते हैं। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा है? पुल्लिंग शब्द यहाँ पर देखिए पक्षी कैसा है ना, राशि, चील, कुर्सी, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ये नंबर। अगला है शुद्ध शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर बहुवचन बन जाएगा? तो शुद्धिजन जोड़ दीजिए तो आपका बहुवचन हो जाएगा शुद्धिजन। अगला है किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया सकता है? नेता गण, देवी गण, भक्त गण, शिक्षक गण। अब आप ही बताइएगा कि देवी गण लगाएंगे क्या? नहीं ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं बना सकते हैं। जिसका संबंध अध्यात्म से है उसे क्या कहते हैं? तो आध्यात्मिक कहते हैं, ए नंबर। अगला है मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहते हैं? मोक्ष की इच्छा रखने वाले को। यहाँ पर जवाब हो जाएगा 109 नंबर में ऑप्शन सी मुमुक्ष होता है, सी नंबर। अगला है उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? उपकार को न मानने वाला, और उपकार को न मानने वाले को बोलते हैं कृतघ्न। अगर कृतज्ञ कहते हैं तो ये होता है उपकार को मानने वाला, और नहीं शब्द दिया है तो यहाँ पर भी नेगेटिव दिया गया है, ये नंबर हो जाएगा। निष्कपट शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसे तोड़ेंगे तो निस निकलेगा, क्या? निस, यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। अगला है मौसम में आर्द्रता छाई हुई रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो आर्द्रता का कह रहा है विलोम, तो आर्द्र है तो आप कहेंगे शुष्क हो जाएगा, ठीक है, विलोम पूछा गया है तो आर्द्र का शुष्क हो जाएगा। अगला है विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानना है। चलिए यहाँ पर बताइएगा, विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानना है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि लभ्य का अलभ्य है, शेष का शेष है, शिष्ट का परिशिष्ट है और शीर्ष का तल दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखो शिष्ट का परिशिष्ट है, क्या सही है? क्या सही है क्या? यहाँ पर बताइएगा। यहाँ पर देखिए शिष्ट का अशिष्ट होता है, क्या होता है? अशिष्ट होता है, पर जो लगाया है गलत लगाया है, आ लगा देते तो विलोम अच्छा हो जाता। यहाँ पर जड़ का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? जड़ का विलोम होता है क्या? जड़ का विलोम होता है चेतन, ऑप्शन डी बनेगा। अगला है शशक का पर्यायवाची शब्द, शशक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? शशक का होता है खरगोश, क्या होता है? खरगोश होता है, खरगोश हो जाएगा, ठीक है ना। और खराहा, शशा ये होते हैं। निम्नलिखित शब्दों के उपम के सही अर्थ भेद आपको बताना है। जगत जननी और जगत जयी दोनों में क्या अंतर होता है? जगत जननी जगदम्बा को कहते हैं और जग जयी बोलते हैं विश्व विजेता, ऑप्शन बी बनेगा। अगला है भगवती गमिष्यति का हिंदी में अनुवाद बताइए। भवती, माफ करिए भगवती नहीं है, भवती गमिष्यति का हिंदी में अनुवाद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद बनेगा आप जाएंगी, यहाँ पर आंसर सी बनेगा। अगला है क्या मैं पढ़ूं, इसका संस्कृत में क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए संस्कृत में हो जाएगा किम अहम पठानी, ठीक है, क्या मैं पढ़ूं, यहाँ पर आंसर डी बनेगा। अगला निम्नलिखित में से कालिदास की प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी है? कालिदास की रचनाओं में दोस्तों देखिए मालविकाग्निमित्रम और ऋतु संहार, ये आपका ए और बी आंसर डी हो जाएगा। मोक्षे इच्छा अस्थि में सप्तमी का आधार क्या होता है? मोक्षे इच्छा अस्थि में सप्तमी का आधार यहाँ पर होता है वैश्विक, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है एक कामी स्वयंता पश्यति सूक्ति है, ये जो आपकी सूक्ति है ये है आपकी ऑप्शन ए अभिज्ञान शकुंतलम में सूक्ति है। अगला है कि अस्म इति में संधि होगी, अस्म इति में संधि होगी अस्मीति, ऑप्शन बनेगा सी नंबर। अगला है यहाँ पर दिया है भ्वादिगस्त धातु नहीं है, भ्वादिगणस्त्य धातु नहीं है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर लिख, यहाँ पर लिख जो आपका आंसर है यहाँ पर हो जाएगा। अब बेभाव समास का उदाहरण नहीं है यहाँ पर 24 नंबर में, तो देखिए इसमें उप लगा है, इसमें उप लगा है ना, अर्थात उपसर्ग है, इसमें भी उपसर्ग है, तो आपका चित्रागुड़ा जो आपका है यह बेभाव समास नहीं है। मति शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप क्या होता है? यहाँ पर देखिए मति शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप क्या होता है? दोस्तों इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सरल क्वेश्चन पूछा गया है ना, यहाँ पर आप लोगों से ये जरूर क्वेश्चन बनता है, इनको जरूर बताएगा। तो दोस्तों 125 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और दोस्तों यहाँ पर ये PDF के लिए हमने बता दिया है कि हमारे टेलीग्राम डियर हिंदी वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्वेश्चन नंबर 125